वंदे मातरम विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज की चर्चा को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 46। भारत में जिस समय आर्थिक सुधारों को अपनाया गया था उस समय देश के प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री कौन थे? तो 45 नंबर प्रश्न जो हमने पढ़ा था वो आर्थिक सुधारों से संबंधित था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की पॉलिसी से संबंधित था। और ये पॉलिसीज यानी कि एलपीजी की जो नीति थी, एलपीजी की जो नीति थी ये जुलाई 1991 में लागू हुई थी। एक ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जुलाई 1991 जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव जी और फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। प्रश्न नंबर 47। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो जैसे भारत आजाद होता है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की जाती है भारत के आर्थिक विकास के लिए। अब क्या होता है, एक बड़ा बदलाव, योजना आयोग को समाप्त करके, भंग करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की जाती है। और बेसिकली नीति आयोग है क्या, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। नीति आयोग योजना आयोग की तर्ज पर बनाया गया ही एक संगठन है। और इस संगठन की प्रकृति पर हम बात करें, इस संगठन की प्रकृति पर बात करें तो ये संगठन जो है वो गैर संवैधानिक संगठन है। यदि हमसे प्रश्न पूछा जाए कि नीति आयोग का नेचर क्या है, नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो गैर संवैधानिक निकाय है। और गैर संवैधानिक निकाय कहने का अभिप्राय मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नीति आयोग का भारत के संविधान में कहीं भी उपबंध नहीं है, प्रावधान नहीं है। दूसरा मतलब ये होता है कि नीति आयोग को कानून के द्वारा बनाया नहीं गया है, संसद द्वारा पारित कानून द्वारा नहीं बनाया गया है। तब प्रश्न ये उठता है कि नीति आयोग को कैसे बनाया गया? नीति आयोग को बनाया गया है कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा। जो सरकार होती है, कार्यपालिका होती है, उसके प्रस्ताव द्वारा, यानी कि ये कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया संगठन है नीति आयोग की हम बात करें। और नीति आयोग की हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, संरचना की बात करें कि इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर में एक तो हम प्रशासन को देख सकते हैं, प्रशासन को देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग की, गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग की। प्रशासन में जो इसका अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो होता है भारत के प्रधानमंत्री पीएम। दूसरा इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है। और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? पीएम द्वारा नियुक्त होता है, पीएम द्वारा नियुक्त होता है। और इसके साथ एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है। और ये मिलकर जो है नीति आयोग को, प्रशासन को चलाते हैं। दूसरी तरफ गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो गवर्निंग काउंसिल में भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के जितने भी सीएम है वो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। और दूसरी तरफ भारत में जो यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, उन सब के प्रशासक इसके मेंबर होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि नीति आयोग में पूरा भारत का प्रतिनिधित्व झलकता है, क्योंकि भारत के तमाम राज्यों का प्रतिनिधित्व, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व और साथ ही साथ केंद्र का प्रतिनिधित्व भी इसमें हमें नजर आता है। 1 जनवरी 2015 को यह बना। नीति आयोग का पूरा नाम, वैसे नीति आयोग हमें लग रहा है कि इसका पूरा नाम नीति आयोग ही है, लेकिन नीति आयोग का पूरा नाम देखें NITI, तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बोला जाता है नीति आयोग का पूरा नाम। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना का मुख्य पर्पज क्या था? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि योजना आयोग तो था ही, तो क्या जरूरत पड़ी कि नीति आयोग की स्थापना करनी पड़ी? और योजना आयोग में क्या प्रॉब्लम्स थी, तभी तो नीति आयोग की स्थापना करनी पड़ी। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके,
किसको भंग करके? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था विकास मूलक राष्ट्रीय योजनाओं में, यानी कि जो भी डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, भारत का जो विकास करना है, चाहे वो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, वो जितनी भी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, प्लान्स है, उसमें राज्यों की भूमिका, स्टेट की भूमिका को बढ़ाते हुए सहकारी संघवाद, एक टर्मिनोलॉजी आती है, शब्दावली आ रही है, सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करना। तो नीति आयोग का मेन पर्पस है सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ाना। सहकारी संघवाद का अभिप्राय होता है कि भारत में केंद्र की सरकार भी है, राज्यों की सरकार भी है, केंद्र की और राज्यों की सरकारें मिलकर भारत के विकास के लिए, साझा विकास के लिए काम करें, साझा विकास के लिए कार्य करें। ये एक सहकारी संघवाद का मुख्य मोटो होता है। तो सहकारी संघवाद की स्थापना करना ही नीति आयोग का उद्देश्य है। और अभी जो आरएस मुख्य परीक्षा हुई है, राजस्थान प्रशासनिक जो परीक्षा हुई है 2022 में मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा भी गया था योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है और सहकारी संघवाद को ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न पूछा गया था राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस के एग्जाम में। 50 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का नाम बताइए। जैसा कि हमें पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले जो थे अध्यक्ष 1 जनवरी 2015 को बना नीति आयोग, और 1 जनवरी 2015 के समय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, थे क्या? अभी भी प्रधानमंत्री है। तो कहने का मतलब है प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग के श्री नरेंद्र मोदी जी है और अभी भी नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी है। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो श्री अरविंद पनगड़िया जी, श्री अरविंद पनगड़िया जी है। और अभी बात करें वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी है। और वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें, नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, श्री सुमन बेरी जी जो है, श्री सुमन बेरी जी वर्तमान में कौन है? उपाध्यक्ष है, वर्तमान में उपाध्यक्ष है। और साथ ही साथ हमने देखा कि इसका सीईओ होता है, नीति आयोग का सीईओ भी होता है। और वर्तमान में सीईओ की बात करें तो श्री BVR सुब्रमण्यम जी इसके वर्तमान में सीईओ है। वर्तमान में सीईओ नीति आयोग के कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी वर्तमान में इसके सीईओ है। और प्रथम सीईओ की बात करें, नीति आयोग के प्रथम सीईओ जब 1 जनवरी 2015 को बना था तो सिंधु खुल्लर जी इसके प्रथम सीईओ थे। ये कुछ 3-4 महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने बात करी जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बजट पर बात करेंगे कि बजट होता क्या है और बजट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उस पर। और बजट का जैसे कि हमें पता है कि भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर किस शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारत की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, नीति निर्माण करने के लिए हमारी जो होली बुक है, पवित्र किताब है, वो भारत का संविधान है। और भारत के संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल न करके वार्षिक वित्तीय विवरण शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है प्रति वर्ष फरवरी माह में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र का जब बजट होता है और जब राज्यों का बजट होता है तो राज्यपाल के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। और वैसे हम देखते हैं कि वित्त मंत्री व्यवहारिक तरीके से वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत करते हैं। अब 2023-24 का जो बजट था, जिसे प्रचलित भाषा में हम बजट कहते हैं, यानी कि क्या आय हो रही है सरकारों की और कहां पर हम खर्च कर रहे हैं, मोटा मोटा यही है कि कितनी इनकम हो रही है, कहां कहां से पैसा आ रहा है और कहां कहां किन किन सेक्टर में पैसा लगाया जाएगा। ये सामान्य अर्थ बजट का होता है। और 2023-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया अभी वर्तमान के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, और राजस्थान का भी अभी बजट प्रस्तुत किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के वित्त मंत्री भी है अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्दावली का इस्तेमाल भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के समक्ष
भारत सरकार के प्राकलित आय एवं व्यय, प्रिडिक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस से संबंधित विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखवाएगा। अनुच्छेद 112 में बात की हुई है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो प्रतिवर्ष जो वित्तीय वर्ष होगा, जिसे सामान्यतः हम देखते हैं कि वित्तीय वर्ष फरवरी में बजट प्रस्तुत होता है, फिर अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरुआत हो जाती है और मार्च में वो 31 मार्च में जाके खत्म होता है। अनुच्छेद 112 के तहत रखाया जाता है केंद्र का बजट। अब हम देखते हैं एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 में कहा गया है कि जो राज्यों का भी बजट होता है, राज्यपाल के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यों की विधानमंडल में वित्तीय विवरण राज्यों की विधानमंडल में रखा जाता है। तो दो अनुच्छेद आ रहे हैं। अनुच्छेद 112 केंद्र के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। अनुच्छेद 202 जो है वो राज्यपाल यानी कि राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की बात करता है। बजट किसे कहते हैं? बजट कहते हैं आगामी वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर होगा के लिए सरकार के अनुमानित आय एवं व्यय कि भाई प्रिडिक्शन किया जाता है कितनी खर्चा होगा, कितने कहां से पैसा आएगा, उसका जो विवरण का जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसे बजट कहा जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष मतलब अभी का जो बजट है वो बजट 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया है, वो केंद्र के द्वारा भी और राज्य का भी बजट, दोनों बजट जो है वो 2023-24 का प्रस्तुत किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में कितना अनुमानित आय होगी, कितनी अनुमानित व्यय होगा, उसका जो विवरण होता है डाटा के रूप में, तथ्यों के रूप में, वो सारा का सारा उसकी परिभाषा बजट के श्रेणी में आती है। और केंद्र की बजट की बात करें तो आपको एक तथ्य ध्यान रखना है, केंद्र का बजट तैयार करता है आर्थिक मामलों का विभाग। बहुत सारे विभाग बने हुए, आर्थिक मामलों का विभाग, और ये विभाग जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का डिपार्टमेंट विभाग है वो भारत सरकार का, भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण या यूं कहें सामान्य प्रचलित भाषा में बजट को तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का प्रथम बजट कब वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा, क्योंकि हमें पता है कि 1860 में क्या था, औपनिवेशिक साम्राज्य चल रहा था, ब्रिटिश सत्ता यहां पर काबिज थी, तो जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। और यही कारण है कि जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक कहा जाता है। भारत में बजट का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। 1860 में सबसे पहले इन्होंने ही बजट को प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं, पहला बजट की बात हो गई। अब भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट, प्रथम बजट कब व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे श्री आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह काफी महत्वपूर्ण बात है। तो आजाद हो गया। अब नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1950 में जब भारत गणतंत्र भारत बना, रिपब्लिक इंडिया का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यहां दो बातें आ रही है, अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या थोड़ी समझने की कोशिश करें। एक तो हम बात करते हैं भारत के स्वतंत्र होने की, जो तारीख है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। और दूसरी बात आती है कि भारत गणराज्य बना, और गणराज्य बढ़ने का मतलब है कि भारत का संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950। तो जब भारत गणतंत्र बना, गणराज्य बना, उस समय भारत का बजट प्रस्तुत किया था श्री जॉन मथाई जी ने। वर्ष 2017-18 क्वेश्चन नंबर 57 काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि समय के हिसाब से अर्थव्यवस्थाओं में या फिर जो भी क्षेत्र है उनमें सुधार की गुंजाइश होती है और समय के साथ उसमें सुधार किए भी जाते हैं। वर्ष 2017-18 में भी सुधार किए गए बजट में कौन से 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए? काफी परिवर्तन किए गए, लेकिन 3 मेजर परिवर्तन किए गए, उनको हम देखते हैं। पहला परिवर्तन था
कि पृथक रेल बजट प्रस्तुत करने की व्यवस्था को समाप्त करके रेल बजट का सामान्य बजट में विलय कर दिया गया। दूसरा परिवर्तन था, आम बजट को पहले फरवरी माह के अंत में पेश किया जाता था, अब 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा, जैसा कि अभी किया गया। 2023-24 का बजट 1 फरवरी 2023 को ही पेश किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, जो योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय है, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स है, के अंतर को समाप्त कर दिया गया। 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन। पहले क्या होता था, जो रेल बजट होता था, जो रेल के लिए जितने भी विकास कार्य किए जाने थे, रेल के लिए जितना भी फंड आवंटन किया जाना था, वो आम बजट से उसे अलग प्रस्तुत किया जाता था। और ये जो परंपरा है रेल को आम बजट से अलग करने की, वो 1924 में शुरू हुई थी। 1924 में शुरू हुई थी एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में क्या हुआ, रेल बजट को पृथक से प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन 2017-18 में फिर से रेल बजट को पृथक से प्रस्तुत करना समाप्त कर दिया गया। अब 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय को अलग कर दिया गया। अब योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय क्या होता है? योजनागत व्यय वह व्यय होते हैं जिसमें बजट में योजना के तहत, नाम से पता चल रहा है, प्लान के तहत जो भी सेक्टर है, उस सेक्टर का कैसे विकास करना है, उसका विकास करने के लिए कितने पैसे, कितने रुपए की जरूरत है, ठीक है, वो सारा प्रावधान बजट में होता है। जैसे कृषि का प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, जो पिछले लोग हैं उनके विकास के कार्य, वो सारी चीजें होती है। और गैर योजनागत वे जो योजनागत इसके अंतर्गत नहीं आते, जैसे एग्जाम्पल फॉर पेंशन जो सरकार के द्वारा दी जाती है, वो गैर योजनागत में आ जाती है। सरकार जो ब्याज का भुगतान करती है, वो गैर योजनागत वे में आ जाता है। तो ये योजनागत और गैर योजनागत का अंतर भी अब समाप्त कर दिया गया है। भारत में वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर की अवधि, टाइम पीरियड क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। वैसे तो हम देखते हैं कि पूरा साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, लेकिन जब वित्तीय वर्ष की बात आती है, बजट प्रस्तुत होता है फरवरी में, फिर वो बजट का लागू होने की बात आती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टारगेट होता है जो भी बजट आता है। जैसे कि 2023-24 का जो बजट है, उसका टारगेट जो है, उसमें जो भी बातें करी गई है, इस वित्तीय अवधि के दौरान 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का एक टारगेट रखा जाता है। आम बजट को किन 2 भागों में विभाजित किया जाता है? तो एक जनरली जो बजट प्रस्तुत किया जाता है सरकारों के द्वारा, इवन यहां हम सरकार तक ही अभी सीमित रख रहे हैं, क्योंकि बजट तो किसी का भी हो सकता है, वो सरकारों का हो सकता है, संगठन का होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है, इवन एक घर का भी एक बजट होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन आम बजट को 2 बजट, राजस्व बजट जिसे रेवेन्यू बजट कहते हैं, और पूंजीगत बजट जिसे कैपिटल बजट भी कहा जाता है, उसमें रखा जाता है। अब राजस्व बजट में क्या आता है? राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय आते हैं। राजस्व प्राप्तियां क्या है? जो कर यानी कि टैक्स से प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, जिसे आप अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी सुनते हो, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में सुनते हो, इनकम कर, कॉर्पोरेट कर, ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो कर और गैर कर इसमें आ जाते हैं। और राजस्व व्यय, जो राजस्व प्राप्तियां हुई है उसका खर्च जो है वो राजस्व व्यय में आ जाता है। दूसरा, पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय आता है। और पूंजीगत प्राप्तियों में क्या आता है? सरकार जो उधार लेती है बाजार से, विदेशों से, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से, जो उधार लेती है, जो ऋण लेती है सरकार भी विकास के लिए, जैसे हम देखते हैं विश्व बैंक से ले लिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले लिया, या किसी दूसरे विकसित देशों से लिया जाता है, तो वो आता है पूंजीगत प्राप्तियों में। और पूंजीगत व्यय आता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाता है, आधारभूत ढांचे में खर्च किया जाता है, ठीक है। ये हो गया सामान्य सी बात। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक होता है राजस्व बजट, एक होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट का मतलब सामान्य से ये होता है कि जो रेवेन्यू के थ्रू आय हो रही है और उस आय का खर्च किया जा रहा है, आय हो रही है और व्यय हो रहा है। और इसमें होता क्या भाई, सरकार की रेवेन्यू आया, टैक्स आया, तो अब टैक्स को वापस देने की देनदारी का सृजन सरकार पर नहीं होता, दायित्व नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं सरकार को जो टैक्स प्राप्त होता है वो वापस से चुकाएगी नहीं, ठीक है, वो बाध्यता नहीं है। तो पहला जो अंतर है राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में,
राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में पहला अंतर यह है कि राजस्व बजट में क्या होता है, देनदारी नहीं होती। सरकार को टैक्स की प्राप्ति हुई, राजस्व रेवेन्यू की प्राप्ति हुई तो वापस वो नहीं देगी, सरकार पर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। लेकिन पूंजीगत बजट में देखा हमने, सरकार ऋण लेती है, उधार लेती है, तो यहां देनदारी है, आपने उधारी ली तो आपको उधारी चुकता करनी पड़ेगी, यहां देनदारी होती है। दूसरा, राजस्व बजट में हम देखते हैं कि राजस्व बजट में संपत्तियों का निर्माण नहीं होता, संपत्तियों का निर्माण नहीं होता। संपत्तियों का निर्माण क्यों नहीं होता? क्योंकि राजस्व बजट कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाता है। जो भी विकास कार्य है, सरकार के जो कल्याणकारी योजनाएं उसमें खर्च किया जाता है। दूसरा, पूंजीगत व्यय जो होता है उसमें संपत्तियों का सृजन होता है, मतलब कि नई संपत्तियां बनती है, आधारभूत ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये खर्च किया जाता है। ये दो मुख्य अंतर है। राजस्व बजट पर सरकार की देनदारी नहीं होती, पूंजीगत बजट में सरकार की देनदारी होती है। राजस्व प्राप्तियों रेवेन्यू रिसिप्ट में सरकार के किस आय को शामिल किया जाता है? तो राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या आता है? राजस्व प्राप्तियों में सरकार की उस आय को शामिल किया जाता है जिसके बदले सरकार को कोई भुगतान नहीं करना है, क्योंकि वो टैक्स के रूप में प्राप्त हो रही है। इसके अंतर्गत कर आय जो टैक्स है, जैसे इनकम कर, आयकर, निगम कर और जीएसटी से प्राप्त आय, इसकी देनदारी सरकार पर नहीं होती। तथा गैर कर आय भी आती है। गैर कर आय में क्या आती है? ब्याज आता है, भाई सरकार ने कोई उधारी दी उस पर ब्याज मिलेगा। दूसरा, जुर्माना आता है और शुल्क से प्राप्त आय भी आती है। तो हमने अब तक 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। आगे भी हमारी चर्चा उपनयन सीरीज में अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।